चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको zoom कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो आज आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपका ये 12th है, इस 12th में फिजिक्स का किस तरह का पेपर आता है ना, कितने मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स वगैरह होते हैं, उन सब की बात करते हैं। तो देखो, आपका जो टोटल पेपर है वो 100 नंबर का होता है ना। इस 100 नंबर के पेपर को आप 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो 30 नंबर का पोर्शन है, ये आपका होता है प्रैक्टिकल का पोर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में ये 14 नंबर का जो पोर्शन होता है, ये शतरांक होते हैं जो स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके हाफ ईयरली के नंबर है उसके ऊपर डिसाइड करता है ना। यहाँ पर जो ये 30 नंबर का पोर्शन है, ये आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल देने के लिए बाहर से एग्जामिनर आता है, आपको पूरे साल प्रैक्टिकल करने होते हैं, फाइल बनानी होती है ना। और एग्जामिनर के सामने वो प्रैक्टिकल, कोई भी प्रैक्टिकल आ सकता है आपके पास में, है ना। उस प्रैक्टिकल को आपको करना होगा और उसके बाद में वो एग्जामिनर आपका वाइवा लेगा, सारी चीज़ें करेगा, कॉपी में काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, उसके ऊपर ये नंबर है 30 नंबर, ये उसके ऊपर आधारित होते हैं। ये जो 14 नंबर का है ये पोर्शन, ये क्या है, आपके स्कूल के शतरांक, जो आपकी स्कूल में परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रही है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, इनमें आपने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ ही जैसे अर्धवार्षिक वगैरह है, तो ये मौखिक परीक्षा जो भी अर्धवार्षिक वगैरह होती है, उसमें आपने कैसे परफॉर्मेंस दी है, उसके ऊपर आधारित होता है आपके ये शतरांकों के 14 नंबर। इसके बाद में पीछे बचते हैं हमारे 56 नंबर। ये 56 नंबर हमारी होती है थ्योरी, है ना, जो कि आपकी बुक है। उस बुक के जो भी आपने सॉल्व की है पूरी, है ना, बुक पूरी याद की है, नोट्स याद किए हैं, चैप्टर जो भी आपके 17 चैप्टर है, ये जो 17 चैप्टर है, इनके मार्क्स है ना टोटल, ये टोटल कितने हैं बेटा, 56। तो आपके जो थ्योरी का पेपर होगा, जो मेन बोर्ड में पेपर होगा, वो कितने नंबर का होता है, 56 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये मार्क्स से डिवाइड किए गए होते हैं 12th के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये मार्क्स डिवाइड कर रखे होते हैं। चलिए, अब देखिए, अब अपन बात करते हैं 12th के सिलेबस की। तो 12th का जो आपका सिलेबस है, ये 8 यूनिटों में बांटा गया है। कितनी यूनिटों में बांटा गया है, 8 यूनिटों में बांटा गया है। अब देखिए, इसके जो चैप्टर है, चैप्टरों की संख्या कितनी है, कितने पार्ट है हमारे पास में, 17 पार्ट है। पार्ट 17 है और 8 यूनिट है। अब देखिए, पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट के अंदर 4 चैप्टर है, दूसरी यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है, तीसरी यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है। तो इस हिसाब से किसी यूनिट के अंदर ज़्यादा चैप्टर है, किसी यूनिट के अंदर कम चैप्टर है, तो उस हिसाब से बांटा गया है ना। और प्रत्येक यूनिट के हिसाब से नंबर मिलते हैं, चैप्टर के हिसाब से नंबर नहीं होते। आई बात समझ लो, जैसे पहली यूनिट है, पहली यूनिट को अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, जिसका अपन अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, ये जो आपकी पहली यूनिट है। ठीक है, ये कितने नंबर की है, इसके नंबर है आपके, मार्क्स कितने हैं, 7 नंबर की यूनिट है ये। 56 में से जो 7 नंबर का पोर्शन है, वो उसके अंदर जो 7 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे 56 में से, वो सिर्फ इस यूनिट के अंदर से ही आएंगे, किसी और यूनिट के अंदर से नहीं आ सकते। आई बात समझ में, इस प्रकार से डिवाइड कर रखा है। ठीक है ना, तो ये स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर कितने चैप्टर है, इसके अंदर टोटल मिला के 4 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर आपका आता है विद्युत क्षेत्र। पहला चैप्टर आपका है विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर आपका है गाउस का नियम तथा विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स, ठीक है, पहला चैप्टर आपका है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा चैप्टर आता है गाउस का नियम, गाउस लॉ, और यहाँ पर विद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपका आता है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथा चैप्टर आता है संधारित्र, इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। ये 4 चैप्टर आते हैं। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश है ना, ये आवेश के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है बेटा, आवेश के कारण उत्पन्न होता है ना। इस
क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो वो दूसरा आवेश पहले आवेश के कारण एक बल का अनुभव करता है ना। पहला आवेश होगा ना, वो दूसरे आवेश के अंदर ऊपर एक बल लगाएगा। आ रही बात समझ में? तो आवेश का एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जिसे अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो पहले जो आवेश उसके अंदर उपस्थित है वो दूसरे आवेश के ऊपर एक बल कार्य करता है ना। तो ये जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और इसके कारण जो बल का जो कार्य कर रहा है, जो बल कार्य कर रहा है वो बल किससे प्रदर्शित किया जाएगा? विभव के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, है ना। तो बल है जो कार्य कर रहा है ना, उस कार्य को किसके में प्रदर्शित करेंगे अपन? विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और गाउस का नियम और फ्लक्स वगैरह ये सारी चीज आती है। अब देखिए इन सब चीजों में एक चीज हमेशा कॉमन है, आपको एक चीज तो आपको आनी ही चाहिए, तभी आप ये सारे कंसेप्ट है इन चैप्टरों के जितने भी कंसेप्ट आएंगे उन सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। वो चीज है बेटा आवेश। अगर आपको आवेश के बारे में नहीं पता ना तो आप इन सब चीजों को नहीं पढ़ सकते, है ना। चलिए अब देखिए आवेश, यहाँ पर देखिए इसका नाम देखिए स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम सिर्फ स्थिर आवेश की बात करते हैं, गतिशील आवेश की बात नहीं करते। तो ये जो चारों चैप्टर है इन चारों ही चैप्टरों के अंदर आपका जो आवेश है वो हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। आवेश क्या होता है? इसको देखो, है ना, एक एस सी वर्मा बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें लिखा है कि आवेश, चार्ज इज लाइक अ मास पार्टिकल। आवेश क्या होता है? एक द्रव्यमान के कण के समान होता है ना। मतलब इसको एक पार्टिकल मान सकते हो आप, एक कण मान सकते हो, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है? ये कण है ना, इन चारों चैप्टरों के अंदर ये कण क्या रहता है? स्थिर रहता है। इन चारों ही चैप्टरों के अंदर इस कण की कोई गति नहीं होती, तो कण क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और इसके बाद के जो जितने भी चैप्टर्स आएंगे, है ना, इसके बाद में आएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी, धारा विद्युतिकी वाली यूनिट आएगी, उसके अंदर दो चैप्टर आते हैं, ठीक है, विद्युत धारा और किरचॉफ के लॉ। तो वहां पर ये कण है ये गतिशील होगा, इन चारों चैप्टरों में स्थिर रहेगा। और बाकी के जो चार इससे आगे है ना, जो चार चैप्टर आएंगे, 4 से 5 चैप्टर आएंगे, उसमें ये कण क्या करेगा? गति करेगा। हरी बात समझ में? तो वहां पर गति के कंसेप्ट लगेंगे, यहाँ पर स्थिर है तो स्थिर के कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन अपना पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे आवेश की, कि आवेश क्या है। आवेश के बारे में अपने को जानना बहुत आवश्यक है। अगर आवेश के बारे में नहीं जानोगे तो आप इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए देखिए आवेश के बारे में सबसे पहले एक है ना, ग्रीस देश के, ग्रीक, ग्रीक तो भाषा होगी, ग्रीस एक देश है, यूरोप के अंदर पड़ता है ये ग्रीस देश। यहाँ के एक वैज्ञानिक थे, थेल्स नाम था उनका। क्या नाम था? थेल्स, ठीक है। और ये ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व से पहले के है ना, तो उस टाइम के, उस सन के हैं, 600 ईस्वी पूर्व के हैं, ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना, ग्रीस देश के एक वैज्ञानिक थे, थेल्स नाम था इनका। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वहाँ पर देखिए ग्रीस देश है ना, तो ग्रीस देश में थोड़ा समुद्र पास में पड़ता है, और वहाँ पर एक तरह के ना, क्या नाम उसका, धातु नहीं कह सकते उसको, एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं ना, तो एक तरह का पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं एम्बर। एक तरह का पदार्थ होता है जिसको अपन बोलते हैं एम्बर। तो इन्होंने, थेल्स ने क्या किया, इस पदार्थ एम्बर पदार्थ की एक छड़ बना दी, इस एम्बर पदार्थ की एक छड़ बना दी। और उस छड़ को इन्होंने, ऊन होती है ना, ऊन, ऊन तो जानते ही आप, जो भेड़ है, भेड़ के बालों से जो बनती है ऊन, है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये एम्बर पदार्थ की एक छड़ है जो ग्रीस देश में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इस छड़ को ऊन के साथ में रगड़ा, ठीक है। और रगड़ने के बाद में इस छड़ को क्या किया इन्होंने, इस छड़ को पहले तो ऊन के साथ में रगड़ दिया, और रगड़ने के बाद में इस छड़ को लेके गए कागज के टुकड़ों के पास में, ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े, इन कागज के टुकड़ों के पास में लेके गए ये एम्बर की छड़, छड़ ऊन से रगड़ी हुई, ठीक है।
और किसके पास में लेके गए? कागज के टुकड़ों के पास में लेके गए। तो ये क्या देखते हैं कि ये एम्बर की छड़ है, ये इससे कागज के टुकड़े हैं, ये इससे चिपक जाते हैं। इन्होंने क्या किया, एक एम्बर की छड़ ली, उसको ऊन के पास में ऊन के पास में लेके गए और ऊन से उसको अच्छे से रब किया, रगड़ा उसको, ठीक है ना। और रगड़ने के बाद में उस छड़ को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास में लेके गए, तो क्या देखते हैं कि कागज के टुकड़े हैं इस छड़ से चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने सबसे पहले बताया कि आवेश वस्तुओं के ऊपर उपस्थित होते हैं, एक वस्तुओं के ऊपर, पदार्थ के ऊपर एक गुण होता है जिसे अपन आवेश कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले इस तरह से, इस प्रयोग की सहायता से उन्होंने इस चीज को बताने की, प्रदर्शित करने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, जो ग्रीस देश है, ग्रीस देश के अंदर एक भाषा बोली जाती है, उसको अपन बोलते हैं ग्रीक भाषा, ठीक है। ये भाषा है ग्रीस देश की, है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा के अंदर एम्बर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। एम्बर ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। ग्रीक भाषा के अंदर एम्बर को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन से ही एक शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ही शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी ये धारा वगैरह प्रभावित होती है, सारी चीजें, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करती है। तो एम्बर है, इसको ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से ही शब्द की उत्पत्ति हुई है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से थेल्स ने ये अपना प्रयोग किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ये एम्बर की छड़ है, ये भी अचुंबकीय पदार्थ है, मतलब इसमें चुंबकीय गुण नहीं है। यहाँ पर कागज है, कागज भी क्या होता है? अचुंबकीय पदार्थ है, उसमें चुंबकीय गुण नहीं होता, फिर भी एक दूसरे से कैसे चिपक जाते हैं? आपको तो पता है कि ना, चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वही तो एक दूसरे से चिपकते हैं, या फिर जिनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वो एक दूसरे से चिपकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये ना तो चुंबकीय पदार्थ है, ना ही इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो ये एक दूसरे से कैसे चिपकेंगे? तो इनके ऊपर ये आवेश का गुण पाया जाता है, इनके ऊपर क्या होता है? आवेश उपस्थित होता है, इस आवेश के कारण ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब देखिए, अपन पढ़ते हैं आवेश क्या होता है। तो इन थेल्स के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग अपनी अवधारणाएं दी, और अंत में जाकर आवेश की एक परिभाषा हमें प्राप्त हुई है। जो परिभाषा क्या है? आवेश, आवेश क्या होता है? आवेश है ना, किसी पदार्थ, पदार्थ या क्वेश्चन क्या कह सकते हैं? द्रव्य, है ना, द्रव्य, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। जैसे आपने एक छोटी क्लासों में बचपन में एक प्रयोग किया होगा कि आप क्या करते थे? स्केल को अपने सर पे रगड़ते थे, और रगड़ने के बाद में जैसे ही कागज के टुकड़ों के पास में लेके जाते तो कागज के टुकड़े उस स्केल से चिपक जाते थे। तो ये किस कारण होता था? ये आवेश के कारण ही होता था। इसके साथ में सर्दियों के समय आप अपने हाथों को रगड़ते हो आपस में, तो रगड़ने के कारण ये हाथ है आपके गर्म हो जाते हैं, है ना, इसमें ऊष्मा प्राप्त होती है आपको। तो ये भी किसके कारण होता है? आवेश के कारण होता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बिजली का कड़कना, है ना, बहुत सारी घटनाएं, सारी घटनाएं लगभग किसके कारण होती है? आवेश के कारण होती है ना। चलिए, तो आवेश की परिभाषा को आप ध्यान से समझिए कि किसी पदार्थ, क्वेश्चन में कह सकते हैं द्रव्य, का वह गुण है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ, देखिए किस प्रत्येक पदार्थ के ऊपर आवेश उपस्थित होता है, आपके ऊपर भी उपस्थित है, मेरे ऊपर भी उपस्थित है, चालक वस्तुओं पर भी आवेश उपस्थित होता है, कुचालक वस्तुओं पर भी आवेश उपस्थित होता है, अर्धचालक वस्तुओं पर भी आवेश उपस्थित होता है। तो आवेश, प्रत्येक वस्तु पर आवेश उपस्थित है ना। तो किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश, जैसे मान लिया ये कोई पदार्थ है आपका, इस पदार्थ का, इसके ऊपर भी आवेश उपस्थित होगा, तो आवेश इस पदार्थ का वह गुण है जो इस पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आ रही बात समझ में?
अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे करेगा आवेश, तो इसकी 3 कंडीशंस होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होती है, देखिए यदि आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखो आवेश भले किसी भी वस्तु पर उपस्थित है, जैसे इस वस्तु के ऊपर उपस्थित है, अब यहाँ पर उपस्थित है, और अगर आवेश स्थिर है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो गति नहीं कर रहा है, जहां पर है वहीं का वहीं खड़ा है ना, स्थिर है, तो वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो वो अपने चारों तरफ एक गोलाकार आकृति का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आ रही बात समझ में, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, यदि आवेश गतिशील है, मतलब गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अगर आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील है मतलब यहां पर मान लिया कि यहां पर कोई आवेश उपस्थित है और वो गति कर रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसके साथ में अपना तीसरा पॉइंट आता है कि यदि आवेश त्वरित है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर आवेश त्वरित है, त्वरित मतलब आप समझ सकते हो जैसे कोई कण होता है, ठीक है, अगर कोई गति कर रहा है और गति करते करते उसके वेग में परिवर्तन किया जाए तो वो उसका त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए अगर आवेश जिस वेग से गति कर रहा है उसके वेग में अगर परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। गतिशील होगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अगर स्थिर होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। तो अगर त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। जैसे आप ना जो अपने विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जो आपके ये फोन होते हैं, है ना, मोबाइल फोन है, नेटवर्क है, तो इसके अंदर ये कौन सी वेव होती है, ईएम वेव्स ही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती है। आपके फोन में जो ये आप बात कर पाते हो तो ये किसके कारण करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण ही कर पाते हो, है ना। तो ये जो मोबाइल के टावर होते हैं बड़े बड़े, इसके अंदर क्या करते हैं बेसिकली, इसके अंदर आवेश को हाई फ्रीक्वेंसी पर, बहुत ज्यादा आवृत्ति पर आवेश को त्वरित करवाया जाता है ना। हाई फ्रीक्वेंसी पर आवेश को क्या करते हैं, त्वरित कराते हैं। तो त्वरित कराते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, और उसी से आप जो है संचार कर सकते हैं, उसी से आप इतनी दूरी तक, है ना, यहाँ पर बैठे बैठे आप जोधपुर में बात करने जोधपुर में बात कर देते हैं, जयपुर में बात करने जयपुर में बात कर पाते हैं। तो वो किसके कारण कर पाते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण कर पाते हैं। ये तरंगे जाती है ना। तो ये तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, आवेश को त्वरित करा के इन तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। आई बात समझ में। तो ये 3 प्रकार की चीजें हैं। अच्छा, चौथी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आवेश का अपना द्रव्यमान होता है। आवेश का अपना द्रव्यमान होता है। ठीक है, चार्ज इज लाइक अ मास पार्टिकल। तो आवेश है, आवेश का खुद का द्रव्यमान होगा, है ना। अगर जैसे मान लिया कोई ऐसा कण है जिसको अपन आवेश कह रहे हैं कि हाँ ये कण आवेश है, और उसका द्रव्यमान नहीं है, तो वो आवेश ही नहीं है। सारी बात समझ में। तो जो भी आवेशित कण होगा उसका अपना द्रव्यमान होगा। अब देखिए ये तो अपन ने पढ़ लिया कि आवेश के बारे में, है ना, सारी चीजें पढ़ ली। अब मेरे को बताइए, आवेश प्रकृति में तो बहुत सारे कण हैं, तो कौन सा कण है जो आवेशित है। किस कण को अपन कह सकते हैं कि या इसको अपन कह सकते हैं कि हाँ ये आवेश का एग्जाम्पल है ना। तो आवेश के प्रकारों की बात करते हैं, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका अपन अध्ययन करते हैं। तो देखिए ऐसा है, प्रकृति में बहुत सारे कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फर्मियन है, फोटोन है, बेसोन है, इलेक्ट्रॉन है, मेसॉन्स है, कायोन्स है,
है ना, हेक्सा बोसॉन्स, बहुत सारे कण है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, तो बहुत सारे कण है प्रकृति में, है ना। तो अपन किस कण को कह सकते हैं कि वो आवेश है? अगर वह कण जो इन आवेश की ये 4 बिंदु है, इन 4 बिंदुओं का पालन करता है तो वो तो आवेशित कण होगा, और जो इन 4 बिंदुओं का पालन नहीं करता तो वो आवेशित कण नहीं होगा, वो आवेश ही नहीं होगा। आ रही बात समझ में? अगर कोई कण है वो स्थिर और स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, त्वरित अवस्था में विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, और उसका अपना द्रव्यमान होता है, तो वो आवेश है ना। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे कणों के बारे में खोज करते गए, ठीक है, और अंत में जाकर 3 कण पर उनकी नजर टिकी, है ना। 3 कण लास्ट में उनके निष्कर्ष में निकले कि हाँ, इसे अपन आवेशित कण कह सकते हैं। वो 3 कण होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन, और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। इन तीनों कणों को अपन आवेशित कण कह सकते हैं, आवेश कह सकते हैं। बाकी किसी भी कण को अपन आवेश नहीं कह सकते। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और आवेश को मापने के लिए उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश को कूलाम की सहायता से मापा जाता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक चिन्ह है तो इसके आगे ऋणात्मक लगा दो, प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक चिन्ह है तो इसके आगे धनात्मक लगा दिया, ठीक है। इस तरह से मैं लाइन से खींच देता हूँ। और ये न्यूट्रॉन, अब देखिए न्यूट्रॉन का क्या दिक्कत है? न्यूट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? शून्य होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है। आपने पढ़ा है ना, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है। प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक प्रकृति का आवेश, न्यूट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन प्रकृति का होता है, तो इस पर आवेश क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। द्रव्यमानों की बात कर लेते हैं, जिसका द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों ही लगभग समान होते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन क्या कहते हैं? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आपके पास में 3 कण प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन को नहीं लिया जाता। रीजन क्या है? क्योंकि न्यूट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? शून्य होता है, ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, इसीलिए इसको अपन आवेशित कण नहीं कह सकते। तो हमारे पास में आवेशित कण कितने रह गए? 2 रह गए, एक तो रह गया इलेक्ट्रॉन और एक रह गया प्रोटॉन। चलिए अब इन आवेशित कणों की बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछो, नहीं है? आगे बढ़े, चलो। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार, कितने प्रकार के आवेश? 2 प्रकार के, ठीक है। एक तो होता है धनावेश, ठीक है, इसको संधि विच्छेद करो, धन आवेश, धन प्लस आवेश, धनावेश। इधर होगा ऋणावेश, ऋण धन आवेश, ऋणावेश, है ना। तो यहाँ पर धन आवेश है, मतलब धनावेश कौन सा होगा अपना? प्रोटॉन, प्रोटॉन। और ऋणावेश कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब देखिए, धनावेश है, प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन के देखिए आवेश का मान कितना होता है? इसका आवेश होता है, आवेश कितना होता है इसका? 1.6 प्लस का ना, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए इसके द्रव्यमान की बात करते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से आवेश के प्रकारों की बात करते हैं तो 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं, एक साइंटिस्ट था,
अच्छा, एक और मेरे को चीज बताइए। अब देखिए आवेश, ये भी आवेश है, धनावेश भी आवेश है, ऋणावेश भी आवेश है ना? तो हो सकता है किसी वस्तु पर धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित हो, या फिर हो सकता है धनावेश की अधिकता हो, ऋणावेश की कमी हो, है ना? मान लिया कि आपके पास में कोई वस्तु है, इस पर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, प्रोटोनों की संख्या कम हो, या हो सकता है कि प्रोटोनों की संख्या ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो, या फिर हो सकता है दोनों की संख्या समान हो। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना? कौन कौन से इन आवेशों के मध्य कौन कौन से बल लगते हैं, धनावेश और ऋणावेश, इन दोनों आवेशों के मध्य कौन कौन से बल लगते हैं, इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे हमारे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पर बताया कि आवेशों के मध्य किस किस प्रकार के बल लगते हैं, है ना? और ये बल किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है? हमारे एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक प्रयोग दिया है, का प्रयोग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ली एबेनॉइड की छड़ ली। इसकी ली एबेनॉइड की छड़, एबेनॉइड की छड़ ली, और एक ली बेटा बिल्ली की खाल। ठीक है, और यहां पर एक और इन्होंने एबेनॉइड की छड़ ली है, ठीक है, और एक बिल्ली की खाल ली है। तो क्या किया इन्होंने, दो एबेनॉइड की छड़ ली है और दो बिल्ली की खाल ली है ना? और इन दोनों को एक दूसरे से रगड़ दिया। देखिए एबेनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, यहाँ पर भी ये का ये किया है, एबेनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। रगड़ने के बाद में जो हमें ये छड़ प्राप्त हुई है, इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास में लेके गए, ठीक है? दो एबेनॉइड की छड़ें हैं जिनको बिल्ली की खाल से रगड़ के एक दूसरे के पास में लेके गए, ठीक है? ये वापस आ गई आपकी एबेनॉइड की छड़, ये एक और एबेनॉइड की छड़, है ना? ठीक है, बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई। ठीक है, तो दो एबेनॉइड की छड़ है, बिल्ली की खाल से रगड़ा और एक दूसरे के पास में लेके गए। एक दूसरे के पास में लेके गए तो क्या देखते हैं ये ऐसा देखते हैं कि इन दोनों छड़ों के मध्य एक बल कार्य करता है, जो कि क्या है, प्रतिकर्षण बल। ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है। आ रही बात समझ में, है ना? तो यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के बदले कौन सा बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इन दोनों छड़ों के मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है? इसी प्रकार से इन्होंने एक और प्रयोग किया, इन्होंने एक ली कांच की छड़ ली, कांच की छड़ ली और इसको उन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ा, ठीक है? एक और कांच की छड़ ली, उसे भी इन्होंने किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा। ये कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, ठीक है? तो दो इन्होंने कांच की छड़े लिए और उनको इन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ा। अब रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद में ये जो कांच की छड़ है, इनको एक दूसरे के पास में लेके गए, ठीक है? कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई, ठीक है? इन दोनों को एक दूसरे के पास में लेके गए, तो क्या देखते हैं कि इन दोनों छड़ों के मध्य क्या है, देखिए। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया था, पहले तो देखिए एबेनॉइड की, दो एबेनॉइड की छड़ ली थी, उसको अपन ने बिल्ली की खाल से रगड़ा, और ये बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई छड़ों को एक दूसरे के पास में लेके गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो क्या देखता है कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ठीक है? इसके बाद में इन्होंने क्या किया, दो रे ना कांच की छड़ें ली
इनको इन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ा। रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद में इन छड़ों को एक दूसरे के पास में लेके गया, तो क्या देखता है कि ये भी एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। ये भी क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लग रहा है इन दोनों के मध्य भी, है ना, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया, ये तो इन्होंने दूसरा प्रयोग, पहला प्रयोग ये वाला हो गया इनका, ये फर्स्ट प्रयोग हो गया, है ना, एम्बर वाली छड़ वाला। दूसरा प्रयोग इसने किया कांच की छड़ों वाला, ये इसका दूसरा प्रयोग हो गया। अब इसके बाद में इन्होंने तीसरे प्रयोग में क्या किया, तीसरे प्रयोग में इन्होंने एक ली एबेनॉइड की छड़, ठीक है, एबेनॉइड की छड़, और यहां पर है इसके पास में बिल्ली की खाल, ठीक है, और एक इसने ली कांच की छड़, और इसके पास में भी क्या है, रेशम का कपड़ा, ठीक है। तो इसने क्या किया, एबेनॉइड की छड़, बिल्ली की खाल, कांच की छड़, रेशम का कपड़ा। अब इन दोनों को आपस में रगड़ा और इन दोनों को भी आपस में रगड़ा, एबेनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद में ये जो एबेनॉइड की छड़ हमें प्राप्त हुई है और ये यहाँ पर जो कांच की छड़ हमें प्राप्त हुई है, इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास में लेके गया, है ना, ये हो गया आपकी एबेनॉइड और ये हो गई कांच की छड़, ठीक है। ये किससे रगड़ी हुई है, बिल्ली की खाल से, और ये किससे रगड़ी हुई है, रेशम के कपड़े से, ठीक है। और इन दोनों को एक दूसरे के पास में लेके जाता है, तो क्या देखता है कि इन दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य कर रहा है, ये दोनों छड़े एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, एक दूसरे से चिपक रही है ना। पहले दो प्रयोग किए उन्होंने, ये जो तीसरा प्रयोग था उनका, देखिए पहले दो प्रयोग किए उन्होंने, तो उसमें तो क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा है, लेकिन ये जो तीसरा प्रयोग है इसमें क्या हो रहा है बेटा, आकर्षण बल का अनुभव हो रहा है। आ रही बात समझ में, पहले जो दोनों प्रयोग किए इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो इन दोनों ही प्रयोगों में देखिए एम्बर की छड़, एबेनॉइड की छड़ और बिल्ली की खाल, यहाँ पर भी एबेनॉइड की छड़, बिल्ली की खाल, एक दूसरे से रगड़ के और फिर क्या किया, इन दोनों एबेनॉइड की छड़ों को एक दूसरे के पास में लेके गया, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, मतलब ये दोनों छड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, कांच की छड़ ली, रेशम के कपड़े से रगड़ा, यहाँ पर भी एक कांच की छड़ ली, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा। अच्छा, इन दोनों को पास में लेके गए, तो ये दोनों भी क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, धक्का दे रही है। लेकिन तीसरे प्रयोग में क्या होता है, तीसरे प्रयोग में इन्होंने एक तो ली एबेनॉइड की छड़, एक ली बिल्ली की खाल, यहाँ पर एक ली कांच की छड़, एक ली रेशम का कपड़ा। अब इन दोनों को, एबेनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ के एक दूसरे के पास में लेके गए, तो इनके मध्य क्या लग रहा है बेटा, आकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ पर दो बलों का अनुभव हो रहा है, मतलब अपन कह सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो सब प्रत्येक वस्तु है, एबेनॉइड है, चाहे बिल्ली की खाल है, चाहे रेशम का कपड़ा है, चाहे कांच है, इन सभी वस्तुओं पर आवेश तो उपस्थित है ना। और आवेश हमारे पास में कितने प्रकार के, दो प्रकार के आवेश उपस्थित है। तो यहाँ पर यह पता चल रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग से कि आवेशों के मध्य, अब देखिए आवेश तो उपस्थित है, इसके ऊपर भी आवेश उपस्थित है और इसके ऊपर भी आवेश उपस्थित है ना। अब देखिए कांच है, कांच भी क्या होता है, अधातु होता है। एबेनॉइड है, एबेनॉइड भी क्या होता है, अधातु होता है ना। फिर भी ये एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, आवेश है। आवेशों की सहायता से ही ये एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो आवेश है, आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला इससे, पहला निष्कर्ष तो ये निकला कि आवेशों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण
दोनों बल कार्य करते हैं। आवेशों के मध्य में आकर्षण बल भी कार्य करता है और प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है। हमारे पास में आवेश तो दो ही प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अब देखिए, अब यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या करता है, अपनी इच्छा से, ठीक है, स्वेच्छा से इसने क्या किया, जो ये कांच की छड़ है ना, इसके ऊपर इसने मान लिया कि ये धनात्मक प्रकृति की है। कांच की छड़ क्या है, इसको धनावेश मान लिया, अपनी इच्छा से माना इसने। ये कांच की छड़ क्या है बेटा, धनावेश है। ठीक है, अब देखिए धनावेश हो गई। चलिए, तो ये कांच की छड़, यहां पर भी कांच की छड़ क्या हो जाएगी, धनावेश हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर भी क्या होगी, कांच की छड़, धनावेश, ये भी धनावेश हो जाएगी। ये धनावेश हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए, कांच की छड़ को किससे रगड़ा है, अपने रेशम के कपड़े से रगड़ा है। अब देखिए धनावेश और ऋणावेश का केस किस प्रकार से आता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं। जैसे मान लिया कि आपके पास में दो नाभिक उपस्थित है, दो परमाणु उपस्थित है। ये देखिए, एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ये हो गया। अब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस परमाणु में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। मतलब क्या होगा, ये देखिए प्रोटॉन मतलब प्लस और न्यूट्रॉन मतलब माइनस। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन मतलब प्लस, न्यूट्रॉन मतलब माइनस, प्रोटॉन मतलब प्लस, न्यूट्रॉन मतलब माइनस। तो यहाँ पर देखिए तीन प्रोटॉन उपस्थित है और तीन, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, बैलेंस कर देंगे, संतुलित कर देते हैं। क्योंकि देखिए आपको पता है प्रोटॉन के आवेश का मान कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, देखिए प्लस का 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19 गुलाम। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, माइनस का 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19 गुलाम। तो दोनों के आवेशों का मान क्या होता है बेटा, समान होता है। तो आवेश का मान समान है देखिए, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, जीरो आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, प्लस और माइनस इन दोनों का एक समूह बना दिया, तो इसके कुल आवेश का मान क्या हो गया, शून्य, है ना। इसी प्रकार से इन दोनों का भी समूह बना दिया, तो इसके भी कुल आवेश का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। इसके भी कुल आवेश का मान शून्य हो गया। तो यहाँ पर आवेशों की संख्या क्या हो गई, शून्य है। यहाँ पर आवेश का मान क्या हो गया, इस परमाणु पर आवेश का मान क्या हो गया, जीरो आवेश हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक और परमाणु लिया है, इसलिए इसे उदासीन प्रकृति का परमाणु कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपने एक परमाणु लिया है, यहाँ पर भी देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी देखिए, ये भी, इसके भी आवेश का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब क्या करते हैं अपन, अब एक इसके ऊपर एक एनर्जी डालते हैं, इसके ऊपर बल डाला अपन ने। ठीक है, बल डाल के यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बंध से तोड़ के इसको यहाँ से मुक्त कर दिया, इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया। जब भी देखिए आप है ना किसी परमाणु को ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है हमेशा, किसी भी परमाणु से। प्रोटॉन कभी भी मुक्त नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर उपस्थित होता है और नाभिक से बहुत ज्यादा अधिक, मतलब है ना, प्रबल बंध से बंधा हुआ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन है वो दुर्बल बंध से बंधा हुआ होता है। और वो क्या होता है, बाह्यतम कक्षा के अंदर होता है। आपको पता ही है परमाणु की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, बाह्यतम कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करते हैं, जबकि प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, कक्षा में उपस्थित है। ऐसे ही मैंने बताने के लिए कि एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार से लिखा है। बाकी नाभिक के अंदर, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर उपस्थित होगा, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में उपस्थित होगा। तो ये दुर्बल बंध से बंधित होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी इसको ऊर्जा दी, इस परमाणु को ऊर्जा दी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, उत्सर्जित हो जाएगा। अब उत्सर्जित होके ये इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, इसको दे दिया। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करके और यहां पर इसको प्रदान कर दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, अब देखिए ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, है ना। ये देखिए धनात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसके आवेश का मान जीरो हो गया। ये भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसके आवेश का मान भी जीरो हो गया। ये भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसके आवेश का मान भी जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर अपने पास में एक्स्ट्रा क्या पड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है, ये माइनस है ना, एक इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रकृति का होता है, ऋणात्मक प्रकृति का होता है। तो इस कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। इस कारण इस परमाणु के ऊपर आवेश का मान कितना हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। ये परमाणु क्या हो जाएगा, ऋणात्मक प्रकृति का हो जाएगा। आई बात समझ में, ऋणावेश हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए ये ना प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया, इसके पास में चला गया, तो यहाँ पर क्या रह गया बेटा,
सिर्फ प्रोटॉन रह गया है। क्या रह गया बेटा? सिर्फ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन रह गया है और प्रोटॉन एक्स्ट्रा रहा है, इसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके साथ में इलेक्ट्रॉन बंद बनाने के लिए नहीं है ना, इसको बैलेंस करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इस परमाणु के ऊपर आवेश कौन सा रह जाएगा? धनात्मक प्रकृति का, है ना। यहाँ पर प्रोटॉन की अधिकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए यहाँ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश आ गया, यहाँ पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश आ गया। इसीलिए देखिए जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर बेटा क्या होता है ना, हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा चिन्ह आता है बेटा? प्लस का चिन्ह आता है। इसीलिए हाइड्रोजन को मुक्त रूप से अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? प्लस, H प्लस के रूप में लिखा जाता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखा जाता है? माइनस का 2 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है और खुद पॉजिटिव रह जाता है ना। इस प्रकार से इसने देखो दान किया और खुद धनात्मक हो गया, है ना। और इसने देखिए ग्रहण किया तो ये ऋणात्मक हो गया। ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए वो ऋणात्मक होता है ना। ऑक्सीजन अपन कहते हैं ना, वो आरएनएस के नियम वगैरह पढ़े ना अपन ने, तो ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दाता होता है। तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस का चिन्ह आता है। देखिए ये भी क्या इलेक्ट्रॉन दाता है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसके ऊपर माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, तो अब अपन मुद्दे की बात पर आते हैं। ये तो नॉर्मल बेसिक चीजें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा है बेटा। रगड़ा है तो क्या हुआ, अपन ने मान लिया, स्वेच्छा से माना है कि कांच की छड़ है, ये धनात्मक प्रकृति की होगी, ये धनात्मक प्रकृति की। अब ये धनात्मक हो रही है मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे रही है ना, रेशम के कपड़े को इलेक्ट्रॉन दे रही है। ठीक इसी प्रकार से जैसे अपन यहाँ पे किया है, देखिए ये पॉजिटिव हो रहा है, मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, दान कर रहा है, तभी तो पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए धनात्मक प्रकृति की, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रही है, तो दे रही है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह आ गए और यहाँ पर क्या रह जाएगा बेटा? नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा चिन्ह। आ रही बात समझ में? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो ऋणावेशित हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है वो धनावेशित हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रोटोनों की अधिकता रह जाएगी। तो यहाँ पर कांच की छड़ पर क्या रह जाएगी? प्रोटोनों की अधिकता। और यहाँ पर देखिए रेशम के कपड़े पर क्या रह जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रह जाएगी। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास में दोनों कांच की छड़े हैं, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी ऋणावेश आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी क्योंकि इसने सारे इलेक्ट्रॉन है इसको दान कर दिए, रेशम के कपड़े को दे दिए। रगड़ा ना, एक दूसरे को रगड़ा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? स्थानांतरित हो गए। आई बात समझ में? एक दूसरे में ट्रांसफर हो गए। अब अपन बात करते हैं एबेनॉइड की छड़ की। बहुत ही आसान कंसेप्ट है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। यहाँ पर अपन बात करते हैं एबेनॉइड की छड़ की। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको पता है कांच की छड़ ये अलग तरह का, ये अलग वस्तु है, एबेनॉइड है ये अलग वस्तु है। तो कांच की छड़ के ऊपर ऋणात्मक आवेश है तो इसके ऊपर अपन धनात्मक आवेश लिखते हैं, सॉरी इसके ऊपर धनात्मक है तो इसके ऊपर ऋणात्मक ले लेते हैं, है ना। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? धनात्मक आ जाएगा, सॉरी ऋणात्मक आ जाएगा। अच्छा इसके ऊपर ऋणात्मक आ गया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एबेनॉइड है, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। अलग अलग वस्तु है ना, एक वस्तु थोड़ी है, समान वस्तु थोड़ी है, अलग अलग वस्तु है, तो इस पर आवेश अलग होगा, इस पर आवेश अलग होगा। तो इस पर अपन ने क्या कर दिया? ऋणात्मक आवेश ले लिया, ऋणात्मक ले लिया, तो यहाँ पर भी देखिए ऋणात्मक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एबेनॉइड पर ऋणात्मक आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है? एबेनॉइड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो त्याग कौन रहा है? बिल्ली की खाल त्याग रही है, तो बिल्ली की खाल के ऊपर क्या आ जाएंगे? धनात्मक आवेश आ जाएंगे। जो त्यागेगा उसके ऊपर पॉजिटिव रह जाएगा, पीछे प्रोटॉन रह जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी एबेनॉइड की छड़े हैं, ये क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी, है ना। यहाँ पर भी देखिए ऋणावेशित हो जाएगी एबेनॉइड की छड़, एबेनॉइड की छड़ यहाँ पर भी ऋणावेशित। अच्छा, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है एबेनॉइड, तो त्याग कौन रहा है? बिल्ली की खाल त्याग रही है, तो बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी, इसको पॉजिटिव कर दिया। धनावेशित हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अब अपन इसके कंसेप्ट की बात करते हैं। अब अपने को ये तो पता चल गया कि किस वस्तु के ऊपर कौन से आवेश उपस्थित है ना। ये तो हमें पता चल गया कि कौन सी वस्तु पर कौन से आवेश उपस्थित है।
तो देखिए एबेनॉइड के ऊपर हमारे क्या आवेश उपस्थित है, ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, इधर भी ऋणात्मक आवेश उपस्थित है। बिल्ली की खाल पर कौन से आवेश है, धनात्मक आवेश उपस्थित है ना। अब देखिए आपने क्या किया, इनको आपस में रगड़ के इन दोनों एबेनॉइड की छड़ों को एक दूसरे के पास में लेके गए, एक दूसरे के पास में लेके गए। तो देखिए एबेनॉइड के ऊपर भी ऋणात्मक आवेश, इसके ऊपर भी ऋणात्मक आवेश, दोनों ही छड़ों के ऊपर समान प्रकृति के आवेश है ना, दोनों ही छड़ों पर क्या है, समान प्रकृति के आवेश, इस पर भी ऋणात्मक आवेश है, इस पर भी ऋणात्मक आवेश, और इनके मध्य बल कौन सा लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। मतलब सजातीय आवेशों में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। सजातीय या समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस पर भी समान प्रकृति के आवेश, इस पर भी समान प्रकृति के आवेश, सजातीय आवेश है ना। तो इनके मध्य कौन सा बल लग रहा है, देखिए प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया है, अपन तो उसको समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए कांच की छड़, कांच की छड़, इस पर भी धनात्मक प्रकृति के आवेश, इस पर भी धनात्मक प्रकृति के आवेश, ये देखिए एक दूसरे के पास में लेके गए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। तो यहाँ पर भी देखिए सजातीय आवेश है, समान आवेश है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो एक नियम तो हमें ये पता चल गया, ठीक है। इसके बाद में तीसरा इन्होंने प्रयोग किया था, उसमें क्या था, देखिए उसमें यहाँ पर देखिए ऋणात्मक प्रकृति के आवेश है, ऋणात्मक प्रकृति के आवेश, यहाँ पर क्या है, धनात्मक प्रकृति के आवेश, धनात्मक प्रकृति के आवेश। ये देखिए ये विजातीय आवेश है, ये विपरीत जातियों के आवेश है ना। इधर देखिए ऋणात्मक है, इधर धनात्मक है ना, असमान आवेश है, इसको कह सकते हैं असमान आवेश, असमान या कोष्टक में विजातीय आवेशों के मध्य, यहां पर क्या लग रहा है, आकर्षण बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा, आकर्षण बल कार्य कर रहा है। आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है ना। तो इससे हमें ये चीजें पता चल रही है कि देखिए समान प्रकृति के आवेश होंगे, धनात्मक धनात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक, है ना, ये समान प्रकृति के आवेश है, तो इनके मध्य क्या रहेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है, धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक, तो इनके मध्य क्या करेगा बेटा, आकर्षण बल कार्य करेगा। विपरीत प्रकृति के विजातीय आवेश है, इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक और नियम हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। दूसरा नियम क्या प्राप्त हुआ हमें, दूसरा निष्कर्ष क्या निकला हमारा, पहला निष्कर्ष तो ये निकला कि आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं, है ना। अब देखिए सजातीय, क्वेश्चन में लिख लिया, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य, सजातीय समान प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, सजातीय आवेश कौन से हो गए, जैसे धनात्मक और धनात्मक प्रकृति का आवेश है, इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण। मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास में अगर पॉजिटिव चार्ज को लेके जाओगे ना, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, है ना। एक और एग्जाम्पल दे सकते हो, ऋणात्मक प्रकृति के आवेश के पास में अगर ऋणात्मक प्रकृति के आवेश को लेके जाओगे, है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और इसके साथ ही हमारा तीसरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि विजातीय, या लिख सकते हैं अपन असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। विजातीय विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण का बल कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे प्लस के साथ में अगर आपने माइनस का चार्ज लगा दिया, दोनों देखिए विपरीत प्रकृति के आवेश है, विजातीय आवेश है, तो देखिए एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण का बल कार्य करेगा। ये देखिए दोनों एक दूसरे के पास में आने की कोशिश करेंगे, है ना।
जैसे इसके साथ में ले लिया माइनस और प्लस ले लिया, तो ये भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के मध्य जो लगने वाले बल है उन बलों को प्रदर्शित किया। आई बात समझ में? तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है।